और इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि भारत नेपाल के संबंध जो हैं बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं। और वो आज के संबंध नहीं हैं, किसी सरकार के बनाए हुए संबंध नहीं हैं, वो लोगों के बीच के संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारे पहाड़ों के, नदियों के संबंध हैं, हजारों साल के ये संबंध हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरा परिवेश देखें भारत नेपाल संबंधों का, प्राचीन काल से अब तक, और जिस तरह की हमारी कोऑपरेशन है, तो उससे आपको एहसास होगा कि किस प्रकार के ये संबंध हैं। और इस तरह के जब प्रगाढ़ संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी आता है। तो हमने उतार देखा, हमें माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे तो कितना उतार था, कितना चढ़ाव था। अब हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों देशों का ये दृढ़ निश्चय है कि ये संबंध जो हमारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, और इस तरह के अगर एबरेशंस आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो दोनों देश के हित में है कि इनको रिजॉल्व किया जाए। तो आज की परिस्थिति हम लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत का एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि नेपाल में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो। और इसमें भारत का भी स्वार्थ है। अगर नेपाल में स्टेबिलिटी और पीस होगी तो भारत भी चैन की नींद सोएगा, भारत के विकास में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी हमारे छिमे के मुल्क में अशांति होगी, प्रॉब्लम्स होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और ख़ास तौर जब नेपाल जैसे देश, जिसके साथ भारत के इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, खुला सीमा है, तो क्लियरली अगर यहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी तो उसका कहीं ना कहीं असर भारत पे पड़ेगा। तो भारत तो हमेशा नेपाल के लिए यही चाहता है कि यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी आए। और आप देखें कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पिछले 60-70 साल से जो भारत की यहाँ भूमिका रही है, भारत ने हमेशा नेपाल की जनता के साथ, नेपाल की सरकार को सपोर्ट किया है। जो भी यहाँ चेंजेस आए हैं, जो पीपल के एस्पिरेशंस थे, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, भारत हमेशा लोगों के साथ खड़ा था। तो इसीलिए जब संविधान बनाने की बात आई तो ये तो लोगों की चाहना थी। 60-70 साल से नेपाल के लोग चाह रहे थे कि एक और कंट्री यूनाइटेड है, और डेमोक्रेसी के माध्यम से जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल किया जाता है। पर इससे हमारी कंट्री की यूनिटी पे असर नहीं पड़ता है। हमारी कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बाय अकोमोडेटिंग द एस्पिरेशन, तो हमें यही लगता था कि जो नेपाल एक का परिवेश है भारत के समान ही है। आपका भी जो मोटो है विविधता में एकता, तो विविधता को आपने डेमोक्रेसी के माध्यम से एक ऐसा धागे में पिरोया है कि स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग कोहेजन है देश में। इसीलिए हम लोग कहते थे कि सबको साथ लेके चलें, और यही अभी भी हम यही कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आई हैं कि अब ये आंदोलन जो तराई में चल रहा है, अब मुझे लगता है 3 महीने होने को आ गए हैं। शुरू में इसमें काफ़ी वायलेंस भी था, बाद में ये पीसफुल हुआ। इस आंदोलन का स्वरूप भी बदला। शुरू में एक स्वरूप था, बाद में कहीं जाके फिर ये नाकाबंदी का सिलसिला जो कह रहे हैं, जो पिकेटिंग जो हुई है नो मैन्स लैंड में, जिससे सामान का आना जाना में प्रॉब्लम हुई है।
तो पीड़ा तो पूरे नेपाल में है। जितनी पीड़ा काठमांडू वैली में है उससे कम पीड़ा तराई में नहीं है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, स्कूल्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, बैंक है कि जिस वजह से लोग आंदोलित हैं उस वजह को एड्रेस किया जाए, उसका सल्यूशन निकाला जाए, और वो तो बातचीत से ही होगा। तो हम बहुत खुश हैं कि नेपाल सरकार ने एक बातचीत की टोली बनाई है, वरिष्ठ टोली है, और ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि ये बातचीत वार्ता जो है ये सफल होगी। और जहाँ तक आपूर्ति का सवाल है, आपके सारे अखबारों में एक मैं पढ़ता हूँ कि भारत की वजह से ये सो कॉल्ड नाकाबंदी हुई है, और काफ़ी एक ये भारत विरोधी भावना यहाँ बढ़ी है नेपाल में, और तरह तरह के यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत दुख देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भारतीय और नेपाली मित्र हैं, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। एक दूसरे का हम हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते। भारत कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह का काम करे जिससे नेपाल का नुकसान हो, क्योंकि हम समझते हैं कि नेपाल का नुकसान अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर भारत पर पड़ेगा। नेपाल अगर पीड़ा में है तो भारत सुख चैन की नींद कैसे सोएगा। तो ये जो एक यहाँ पे फीलिंग उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि आम जनता में इतनी नहीं है, पर इसका प्रयोग किया जा रहा है किसी कुछ पॉलिटिकल वजह से। मुझे लगता है कि इसमें ना तो नेपाल का हित है और ना भारत का हित है, और ना नेपाल भारत संबंधों का। जहां नेपाल है, जहां भारत है, हमेशा रहेंगे, उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एक ही विकल्प है हमारे पास कि मिलजुल कर, सद्भाव बढ़ाकर, कोऑपरेशन बढ़ाकर दोनों देश आगे बढ़ें। लड़ाई झगड़ा करके तो दोनों देशों का नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। इस तरह की भावना अगर लोगों में पैदा होगी एक दूसरे के प्रति, उससे तो किसी का फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ये सोचें, भारत ऐसा क्यों करना चाहेगा नेपाल में जिससे यहां पे अशांति आए? क्यों कुछ ऐसा कदम उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। भारत के ही हित में नहीं है, नेपाल के तो हित में है ही नहीं, पर भारत के हित में नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मूल वजह जो है जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस वजह को समझना होगा, और वो जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालना पड़ेगा। और भारत तो निरंतर कहता आ रहा है कि नेपाल का साथ देगा, जो भी सहायता, जैसे आप देखेंगे भूकंप के बाद किस तरह की सहायता भारत की तरफ से आई। भूकंप के बाद भी भारत की तरफ से जिस तरह की सहायता आई, उस पर भी काफी कड़ी टिप्पणी आई मीडिया में। और पहले कोई स्लोगन था, क्या था वो, इंडियन मीडिया गो बैक, उस टाइम भी ये स्लोगन था। और उस टाइम तो भारत दिल खोल कर आपका सपोर्ट कर रहा था, आपकी पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझ रहा था। उस समय भी ये गो बैक इंडियन मीडिया का नारा लगा। आज की तारीख में भी इसी तरह के नारे लग रहे हैं, गो बैक इंडिया या बैक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको लगता है कि नेपाल का फायदा है? मुझे तो नहीं लगता। भारत का तो नुकसान है ही, पर मुझे लगता है कि इसमें नेपाल का भी नुकसान है। नेपाल को इस तरह की फीलिंग्स बढ़ाकर मुझे नहीं लगता कि आपकी राष्ट्रीय स्वाधीनता इससे मजबूत होगी। मुझे लगता है कि आपका इसमें नुकसान होगा। नेपाल के हित में है कि भारत नेपाल संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, और भारत के भी यही हित में है। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से हम लोगों को सोचना पड़ेगा
और इस परिस्थिति के बाद जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, मुझे लगता है एक बिल्कुल खुले दिमाग से, ऑनेस्टली, ओपनली, सिंसियरली हम लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए किस तरह का हम लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो दोनों देशों के हित में हो। और इस तरह की परिस्थिति जो हमने देखा है पिछले कई दशकों में, टाइम टू टाइम इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, ये दोबारा ना आए। अब जहां तक आपूर्ति की बात है, मेन प्रॉब्लम जो है कि रक्सौल बीरगंज नाका से 70% ऑफ सप्लाईज आती हैं और यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज जो है, तो मेन डेपो जो हमारी है वो रक्सौल में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो मेन 80-85% एलपीजी वगैरह वहां से आता है। अब जब वो नाका बंद होगा तो नेचुरली यहां शॉर्टेज पड़ेगी। तो क्या सल्यूशन है? 2-3 उपाय हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे कुछ और डेपोज भी हैं दूसरे पॉइंट्स पर वो जो डेपोज हैं वो भारतीय कंजम्पशन के लिए हैं, मतलब जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डिमांड होती है उनके लिए हैं। मेन डेपो जो रक्सौल में है या मोतिहारी में बन रहा है वो नेपाल के लिए है, नेपाल के लिए खास बनाया गया है। तो वो डेपो अगर ऑपरेशनल नहीं है तो जो आपूर्ति में कमी है वो दूसरे डेपो से प्रयास हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो भी तेल आ रहा था वो दूसरे डेपो से आ रहा था, नंबर 1। पर ये भी अगर वो 100% आए तब भी वो 30% ही होगा बाकी जगहों से, क्योंकि 70% तो यहां रुका हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, रक्सौल में और पता नहीं कोई और जगह 5,000 ट्रक्स, टैंकर्स, बुलेट्स वगैरह लाइन में खड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप लोगों के जर्नलिस्ट भी गए होंगे, कितने किलोमीटर की लाइन है वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी हैं। इतने ड्राइवर्स हैं, खलासी हैं, लाइंस लगी हुई हैं, दिनों से खड़े हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं। तो जब माननीय विदेश मंत्री आपके भारत गए थे तो उन्होंने कहा था रीरूट करवा दें, ख़ास तौर जो ऑयल और इसके टैंकर्स हैं इनको रीरूट कराए दें। तो ये रीरूट का सिलसिला भी चल रहा है कि ये रक्सौल से ना आकर किसी और जगह से जाएं। तो जिन नाकाओं पे अवरोध नहीं था उन नाकाओं से ये आ रहे थे। तो एक थोड़ा सहज वातावरण बन रहा था सामान का। उसके बाद ये फिर बीरगंज की घटना हुई, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ा। तो फंडामेंटली अगर जब ये निगोशिएशंस के थ्रू प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, और मुझे लगता है सरकार आपकी इसमें पूरी तरह लगी हुई है, तो सिचुएशन अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। जब तक ये नहीं होता तो जिन नाकाओं पे प्रॉब्लम्स नहीं हैं वहां से प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बन सके, जो भी हो सके वहां से आए सामान। तो ये आज की सिचुएशन ये है। जो तराई में जो इश्यूज की वजह से जनता आंदोलित है, जो भी आप कहें, आप माने या ना माने, उनको परसेप्शंस कहें या रियल इश्यूज कहें, जो भी है, जनता आंदोलित है किसी वजह से, तो उसको तो एड्रेस करना होगा ना। उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे आगे जाके? उसके इंप्लीकेशंस होगा इंस्टेबिलिटी रहेगी वहां पे। आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों का यही व्यू है कि इनका समाधान जो है जल्द से जल्द कराया जाए। जो डायलॉग टीम है वो मिल रही है और पूरी हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन होगा। और फिर जो नॉर्मल सप्लाईज वगैरह हैं, जब रक्सौल बीरगंज का अवरोध हट जाएगा तो नॉर्मल सप्लाईज अपने आप रिज्यूम हो जाएंगी। और जब तक ये नहीं होता है तो जिन चेक पोस्ट पे प्रॉब्लम्स नहीं हैं वहाँ से प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी हो सके सप्लाईज आएँ। अब कल के संकल्प प्रस्ताव जो मैंने अखबार में पढ़ा सरकार का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मेडिसिन्स की शॉर्टेज है और ये
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, और इस पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं नेपाल की। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का, भारत के लोगों का नेपाल के लिए बहुत सौहार्द है, मित्रता का भाव है, और हम लोग इसी में जुटे हैं, पूरी कोशिश में हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इनका समाधान तो निकालना ही है, और जल्द से जल्द निकलें उतना बेहतर है, आपके लिए भी और नेपाल भारत संबंधों के लिए भी। और जितने भी मेरी पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत हुई है, मुझे सबका कमिटमेंट यही मिला है कि जो इश्यूज़ हैं उनको डायलॉग से ही रिजॉल्व किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डायलॉग में सफलता मिलेगी, और ये जो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये शीघ्र ही ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी। धन्यवाद। देखिए, एक तो अभी तो हमने न्यूज़पेपर से ही देखा है, हमारे पास कोई ऐसा औपचारिक रिक्वेस्ट नहीं आया। मुझे पता नहीं कि दीप कुमार जी ने दिल्ली में भेजा है कि नहीं, बट नेचुरली हम तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको सीरियसली और सिंसियरली हम कंसिडर करेंगे, और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। The emotion behind your question, but you know what I would like to say is the only request, if you say that India had made, and this is not something done privately but publicly, and that was that, you know, please take all stakeholders along. I think our view was that all sections of society must have full ownership of the constitution. And we felt that was necessary in order to have durable peace and stability. And our view, even then, why were we saying that please accommodate all aspirations? Because we were anticipating that if you didn't do this, there would be problems. And today you are in the middle of those problems. So in retrospect, perhaps, if at that stage an effort had been made to accommodate all sections of society, why it didn't happen is a matter for debate and discussion. Whose fault was it? Why didn't it happen? But the fact is, it didn't happen. So we have, Nepal is faced with this situation today. How the people are suffering, I think, the answer to that is pretty evident. In desperation, certain sections of society have moved to take these very desperate measures of preventing supplies from coming in. As a result of this, not only they themselves are suffering very hard, but all the people of Nepal are suffering. So clearly there are some issues. Clearly there are some issues to be addressed. Whether these are right or wrong or whatever, but the fact is that there are groups or there are communities in Nepal which have certain issues which need to be addressed. And I think once those issues are addressed, once the process begins in right, real earnest, and it moves on to a certain path, the great difficulties that the people of Nepal are facing will be over. But I think this effort has to be made by all the sides involved and engaged in resolving these disputes. Whether it's the government or the parties that are agitating or the parties in the opposition. But I feel confident that there is a strong commitment to address these issues. Because obviously the situation cannot go on like this for so long. So I think the sooner the situation is resolved, the better for everyone. The atmosphere is so fraught in Nepal right now that